Okay. Good morning, dear students. I'm Kuldeep Lohana, being your biology teacher. Today we are going to study a very first lesson from biology class. And before that, going into the details of the biology and our lecture, our topic of today, I would like to discuss with you about some facts about biology. So we know that biology, that is bios plus logy, that is bios का मतलब होता है living and logy का मतलब होता है study of a particular subject. So in biology you are going to deal with entire living kingdom, okay, entire living world of this planet. तो डेप्थ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 11th साइंस का आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से बहुत सारे फंडामेंटल टॉपिक्स आप बायोलॉजी के स्टडी करने वाले हैं और उन्हीं टॉपिक्स के साथ आप अपने आप को बायोलॉजी में ग्रूम करने वाले हैं. वी नो दैट अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी ऑप्ट करता है, इसका क्लियर सेंस यही होता है कि वो स्टूडेंट इन फ्यूचर वो स्टूडेंट मेडिकल में ज्यादातर जाना पसंद करता है. एंड दैट्स व्हाई दे आर टारगेटिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज ऑफ नीट. और नीट में भी जो क्यूरिकुलम है, जो एग्जाम पैटर्न है, वो बायोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा ही डील कर रहा है. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वेटेज हैज बीन गिवन टू बायोलॉजी. फाइन. तो बायोलॉजी के साथ कैरियर अपॉर्चुनिटीज तो है, नॉट ओनली मेडिकल, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दैट आल्सो. बट ऑब्वियसली वी विल ट्राई फॉर नीट ओनली. ओके. तो सीधी बात है कि अगर आपको नीट में स्कोर अच्छा करना है तो यू हैव टू लव योर टेक्स्ट बुक्स. और यहाँ पे हम वही करने वाले हैं कि आपके जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जो छोटी छोटी छुपी हुई चीजें हैं, जहां से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, एग्जाम डिजाइनर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं. तो अगर थरोली आपने टेक्स्ट बुक को स्टडी किया है, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी पर्टिकुलर डैमेज इन योर स्कोर. ओके. तो यहाँ पे इतनी छोटी सी बात करने के बाद हम सीधा यहाँ पे डेप्थ में जाने का ट्राई नहीं करेंगे. लेकिन सीधी बात है, आपने 10th में भी बायोलॉजी तो स्टडी किया ही है, उससे पहले भी बायोलॉजी स्टडी किया है. हाँ, लेकिन वहां पे ये अम्ब्रेला टर्म बायोलॉजी यूज नहीं किया गया था, सिर्फ इट वाज कंसीडर्ड एज अ साइंस सब्जेक्ट. यहाँ पे बायोलॉजी कंप्लीटली अलग हो चुका है और ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट भी आपसे अलग अलग हो चुके हैं. मेन चीज ये है कि अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो जो भी फंडामेंटल्स आपने अभी तक स्टडी किए हैं उन्हीं फंडामेंटल्स को थोड़ा यहाँ पे डेप्थ में पढ़ना है और कुछ नहीं है. और अगर आप डेप्थ में इसको पढ़ेंगे और जो आपका पहले का जो नॉलेज है उसको ब्रश अप करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, थोड़ा शार्प करेंगे और उसको वेल डिजाइनिंग वे में पढ़ेंगे, शेप करेंगे उसको, तो ऑब्वियसली आप बायोलॉजी के साथ जो भी इन फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं यू कैन गेट इट, नो प्रॉब्लम विद दैट. तो यहाँ पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके 11th के फर्स्ट लेक्चर की, फर्स्ट टॉपिक की, फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपके नजर के सामने है, अगर आर्टिकल को छोड़ दिया जाए तो लिविंग एंड वर्ल्ड. तो सबसे पहले वर्ल्ड की बात करते हैं. तो हमारे आसपास जो हमें दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो सारी चीजें वर्ल्ड है. ओके. उसकी कोई बाउंड्री नहीं है. लेकिन उसमें भी दो तरह की चीजें अगर हम डिफ्रेंशिएट करने जाए तो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऐसा हो जाता है. मतलब वर्ल्ड की किसी भी चीज को, इस प्लेनेट की किसी भी चीज को या इस यूनिवर्स की किसी भी चीज को अगर डायरेक्ट बाइफरकेट करना है, डिवाइड करना है, तो यू आर हैविंग टू क्लियर ऑप्शंस, लिविंग एंड नॉन लिविंग. कुछ चीजें जो लिविंग है और कुछ चीजें जो नॉन लिविंग है. ओके. तो यहाँ पे ऑब्वियसली बायोलॉजी में हम जो बात करने वाले हैं दैट इज मेनली डीलिंग विद द लिविंग्स. ओके. तो सबसे पहले आप लिविंग किसको कहेंगे? ओके. फाइन. आप लिविंग किसको कहने वाले हैं? तो लिविंग के लिए एक सिंपल सा टर्म है,
बहुत सारे कैरेक्टर्स उसके ऐसे हैं जो कैरेक्टर अगर कोई ऑर्गेनिज्म फुलफिल करता है अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर कोई एंटाइटी उसको फुलफिल करती है तो हम उसको लिविंग कहते हैं। और वो क्राइटेरिया कौन कौन से इस चैप्टर में हमें उसको स्टडी करना है। तो सबसे पहली स्लाइड पे हम देखेंगे, एक तो पहला क्वेश्चन ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट इज लाइफ। तो जनरली अगर हम पूछे तो इसके बहुत सारे आंसर मिलते हैं, कोई उसका एक पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल आंसर भी कोई दे सकता है, नो डाउट विद दैट। लेकिन अगर हम बायोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं देन व्हाट डू मीन बाय लाइफ। तो एक तो है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यू कैन सी इन द प्रेजेंटेशन, सो लाइफ इज अ यूनिक प्रोसेस। ये यूनिक प्रोसेस है, ओके इसका कोई और मैचअप नहीं है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब भले ही हम बोलते हैं बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म अगर है, जैसे कि आप 10th में पढ़े बैक्टीरिया या अमीबा, ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, लगते बहुत सिंपल है, लेकिन उसके अंदर भी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ओके ये हमें पता नहीं है। ये एक क्वेश्चन है, ओके और रिसर्चर उसको भी साथ डील कर रहे हैं। एक्सप्रेसिंग थ्रू लिविंग रिएक्शंस, तो लाइफ अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती है? थ्रू केमिकल रिएक्शंस, ओके जैसे हम अभी स्टडी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, आप उसको समझने का ट्राई भी कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन बियॉन्ड द कर्टेन, ओके बियॉन्ड द कर्टेन बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस आपके दिमाग में भी चल रहे हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं। और सिर्फ दिमाग में नहीं, जैसे अभी मैं अपना हाथ खड़ा कर रहा हूं ऐसे, तो ऑब्वियसली इसके पीछे भी कोई ना कोई रिएक्शन तो हुआ ही है। तो रिएक्शन करना, रिएक्ट करना, ये एक लाइफ का फंडामेंटल इशू है विच लीड टू ग्रोथ। अब क्या होने वाला है, ये सारी चीजें यूनिक प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट इज एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस, इन सब की वजह से क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू लीड टू अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने वाली है जो ये सारी प्रोसेसेस फुलफिल कर रहा है, जिसके पास ये सारी चीजें हैं। जैसे अभी मॉनसून सीजन में अपने घर के दरवाजे में कभी कभी ऐसा भी होगा कि बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर लकड़ी जो है वो स्वेल हो जाती है, दरवाजे खिड़कियां स्वेल हो जाते हैं, तो ठीक से बंद नहीं होते। तो वैसे तो अगर हम मेजर करेंगे तो लगेगा कि पहले इतने इंच की ये खिड़की थी, अभी इतने इंच वो दिखा रहा है, बिकॉज इट्स स्वॉलन। तो क्या उसकी ग्रोथ हुई क्या? तो ये ग्रोथ नहीं है, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। बाकी पैरामीटर्स क्या है? तो सेकंड वन इज अ डेवलपमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के साथ उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जिसको हम लिविंग बोलते हैं। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, ओके रिस्पॉन्ड करना, जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो आपके नर्व्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, समझने का ट्राई कर रहे हैं, आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो उस वर्ड्स को कैप्चर करके उसको प्रोसेस कर रही है और उसको समझने का ट्राई कर रहे हैं। देन एडेप्टेशन, सीजनल वेरिएशंस, सीजन्स चेंज होते हैं, फिर भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडेप्ट करते हैं टू द वेराइटी ऑफ द सीजन्स। नॉट ओनली दैट, अगर एक सिंपल हंसी है ऐसी अगर मैं बात बताऊं, तो अगर हम किसी नई सोसाइटी में जाते हैं और वहां पे सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस एंड एडेप्टेशन, ओके तो अगर कोई डॉग वहां पे हमारे पीछे भागना शुरू करता है, तो सडनली वी गेट अलर्ट एंड वी गिव रिस्पॉन्स। या तो हम उसको मारने जाएंगे या वहां से रन अवे हो जाएंगे, ओके वहां से भाग जाएंगे। तो दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस एंड एडेप्टेशन। एंड नेक्स्ट वन इज अ रिप्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा, री प्लस प्रोडक्शन, वापस बार बार प्रोड्यूस करना, तो ऑब्वियसली इस अर्थ पे जितने भी लिविंग एंटाइटी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे हैव टू रिप्रोड्यूस। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, तो वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब इन फ्यूचर वो यहाँ पे आपको देखने नहीं मिल सकते हैं।
ओके, एंड दैट्स व्हाई अपने आप को मेंटेन करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रेडमार्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यू कैन से, बिकॉज जो लिविंग नहीं है वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर आपके घर में एक चेयर है, क्या 2 साल के बाद वो डबल होती है? नहीं होती, बिकॉज इट इज नॉन लिविंग। सीधी सी बात है, एक बॉल पेन है आपके हाथ में, क्या वो डेवलप होती है? नहीं होती है। ओके, तो रिप्रोडक्शन इज अ ट्रेडमार्क ऑफ लिविंग एंटिटी। फाइन, नाउ ये दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ओके, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पे क्या हो सकती है? तो यू कैन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। अब ये थोड़ा ट्रिकी लगता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एलेबोरेट करके बताने का ट्राई करता हूं। ओके, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेशन। ओके, खुद अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब डेवलप होने का ट्राई करता है, रेप्लिकेटिंग। ओके, वर्ड इज फ्रॉम लेटिन रेप्लिका, मतलब उसकी एक कार्बन कॉपी बनाना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिका। ओके, तो सेल्फ रेप्लिकेट करना थ्रू रिप्रोडक्शन। ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, आपने 10th में पढ़ा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो क्या करते हैं? जनरली अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा है, दैट इज इंटरनल फीचर। दूसरा है इवॉल्व होना, ये आप पढ़े 10th में, अगर आपको याद हो तो एक बीटल वाला टॉपिक था इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, ग्रीन कलर का बीटल, ब्लू कलर का बीटल, रेड कलर का बीटल। तो अगर कोई इंसेक्ट, कोई बर्ड पर्टिकुलरली इंसेक्ट के ऊपर टारगेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द ग्रीन ग्रास कलर, रेड कलर का बीटल बहुत अच्छे से उसको दिखने वाला है, तो ऑब्वियसली वो बर्ड आके उसको पिक करके जाएगा। whereas the green beetle will enjoy because of the green camouflage। okay, ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड है उसमें वो मर्ज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई उसको ज्यादा इतना ये टफ कंडीशन के थ्रू गुजरना नहीं पड़ता है। तो रेड कलर वाले बीटल को ये इसके सेंस में रहना चाहिए इन इट्स हेरिडिटी दैट ग्रीन इज एंजॉयिंग द कंडीशन, सो इन फ्यूचर स्लोली ग्रेजुअली इट इज गोइंग टू इवॉल्व इटसेल्फ। ओके, वो भी धीरे 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 रेड में से ग्रीन बनने के डायरेक्शन में मूव करेगा। हाँ, ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, इट विल टेक इयर्स, मैनी इयर्स, समटाइम हंड्रेड्स ऑफ द इयर्स, लेकिन ये होना है। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज इवॉल्विंग। सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद का कंट्रोल। ओके, नोबडी एल्स हैविंग अ रेगुलेशन ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, सोशली अगर हम देखते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस रहते हैं, नो डाउट, लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर बायोलॉजी ओनली, ओके, तो इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड इट इज एन इंटरेक्टिव सिस्टम। ओके, हर जगह पे कोई ना कोई इंटरेक्शन है विद, वेदर इट मे बी इंटरनल इंटरेक्शन, जैसे अभी मैंने बोला ना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और सुनने के बाद आपके नर्व्स उसके सामने रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन नर्व्स एंड योर हियरिंग कैपेसिटी। और उसके सामने आप वापस रिस्पॉन्ड करेंगे, शायद आप कुछ बोलेंगे, तो दैट इज ऑल्सो इंटरेक्शन बिटवीन योर वॉकेब एंड योर नर्व्स। ओके, so that is interactive system capable of responding to external stimuli। तो यहाँ पे ये नया वर्ड है आपके लिए, मुझे पता है, एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। रिस्पॉन्ड करना, किसके सामने रिस्पॉन्ड करना? एक्सटर्नल स्टिम्युलाई के सामने रिस्पॉन्ड करना। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, इंटरनल मतलब विद इन इटसेल्फ। स्टिम्युलाई ये लेटिन वर्ड है, और स्टिम्युलाई का मतलब होता है सिग्नल। तो बाहर से अगर उसको कुछ सिग्नल मिल रहा है तो उसके सामने रिस्पॉन्ड करना, सिंपल है। अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं अच्छे से मोबाइल में, ओके, लेकिन सडनली आपके घर में कोई बोलता है या कोई बर्तन गिरता है सपोज, तो आपका ध्यान वहां पे जाने वाला है। तो ये बर्तन गिरने की आवाज, दैट इज एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, और आपने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, आपका ध्यान यहाँ से भंग हो गया और आप वहां पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, you are being alert and that's why you are responding। so एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास इतना कुछ रहना चाहिए। ओके, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए, वो
एक्सटर्नल स्टिमुलस के सामने, मतलब बाहर से जो उसको सिग्नल मिल रहे हैं उस सिग्नल्स के सामने वो रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एबिलिटीज होनी चाहिए। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म? सबसे पहले ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है, तो यू कैन सी ओवर हियर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की रहती है, दैट इज ग्रोथ। सेकंड है रिप्रोडक्शन, ये ऑलरेडी डेफिनेशन में आ चुके हैं, ये पांचों पैरामीटर आ चुके हैं और उनको हम स्टडी कर रहे हैं। थर्ड इज अ मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द फिफ्थ वन इज अ कॉन्शियसनेस। पांचों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके, क्योंकि कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे। ग्रोथ, सेकंड इज अ रिप्रोडक्शन, थर्ड इज अ मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द फिफ्थ वन इज अ कॉन्शियसनेस। अब ये लगता क्या है, थियोरी का टॉपिक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स ये नीट क्वेश्चन भी बन सकता है, एक सिंपल सा, ओके। Which one of the following is not a property of a living organism? Which one of the following is not a property of living organism? तो इन पांच में से कोई तीन देंगे वहां पे, और एक जो चौथी वाली होगी वो इन पांच से बाहर होगी। That means that is the correct answer. ओके, तीन यहाँ से दे सकते हैं, सपोज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ओके, और कोई पांचवी दे सकते हैं आपको चौथी अलग से, ओके। तो दैट इज बीइंग अ नीट क्वेश्चन, तो कई बार इंडल करने की जरूरत नहीं है, ओके। टेक्स्ट बुक से ही आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। वी विल ट्राई, जहां जहां पे ऐसा आएगा मैं आपको बताऊंगा कि ये नीट क्वेश्चन है या नहीं है। फाइन, सबसे पहले ग्रोथ। ओके, तो सॉरी फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सो इट इज द इंक्रीज इन नंबर and mass of cells by cell division, that is growth. तो increase in number and mass of cell, तो सिर्फ नंबर में ही नहीं और सिर्फ मास में ही नहीं, दोनों में इंक्रीज होना। लेकिन उसके लिए प्रोसेस क्या करनी है? तो प्रोसेस है, यू कैन सी ओवर हियर ऑन द कर्सर, सेल डिवीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेल यहाँ पे आपको दिखाया गया है, वो डिवाइड करना शुरू करता है, उसमें से यहाँ पे दो सेल बने हैं, फिर वही दो सेल आगे भी अगर डिवीजन करेंगे तो यू कैन गेट द सेल कैन मल्टीप्लाई, और ऐसे नंबर भी बढ़ता है और सेल का मास भी बढ़ता है। हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो एक से ज्यादा सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे ह्यूमन के बिलियंस ऑफ द सेल्स आर देयर, और सभी इंक्रीज भी होते हैं, इसीलिए हमारी हाइट भी बढ़ती है, मास भी बढ़ाते हैं इसीलिए हमारा वेट भी बढ़ता है, ओके। सो दैट इज द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसमें पूरी लाइफ के दौरान ग्रोथ होती रहती है, पूरी लाइफ, ओके। मतलब जैसे ही वो बर्थ लेते हैं वहां से अप टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ होती रहती है। तो इसीलिए प्लांट, अगर हम प्लांट की किसी एक ट्विग को तोड़ भी दें, ओके, तो इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू रीजनरेट, ओके। एनिमल के साथ ऐसा नहीं होता है। सो इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज। तो ग्रोथ की एक सर्टेन एज है, हम सबको पता है कि एक सर्टेन एज तक हमारी हाइट बढ़ती है, ओके, उसके बाद नहीं। सर्टेन एज तक हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, उसके बाद नहीं होता है, ओके। लेकिन एक पैरामीटर जो है, दैट इज सेल डिवीजन, इट अकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स थ्रू आउट द लाइफ, ओके। जब तक एनिमल जिंदा रहते हैं तब तक, okay, up to that mark cell division is going on, okay. And because of that cell division, if we are getting some damage, okay, say for example
we are having a spillage of skin due to some accident, okay, then also new skin is going to recover, okay, the damaged place, okay. So cell division is going on, okay, throughout the lifespan, okay. So भले ही ग्रोथ नहीं होगी एनिमल में अब सर्टेन एज के बाद, लेकिन डिवीजन तो कंटिन्यू रहेगा अप टू द डेथ, okay. Basically growth is the increase in mass and size. तो सीधी बात है, मास भी बढ़ता है और साइज भी बढ़ती है. मैंने अभी आपको हाइट का एग्जांपल दिया, तो हर जगह पे हाइट नहीं बढ़ेगी, हर जगह पे वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं. Thus non-living objects also grow, that is surface accumulation of the material. So growth is not a defining property of living organism. ये important है. ओके, 5 पैरामीटर्स आपके पास हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लेकिन ग्रोथ को आप उसका ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी नहीं बता सकते हैं. ग्रोथ इज नॉट अ ट्रेडमार्क और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाई? बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ होती है, जो मैंने आपको बताया अबाउट द डोर एंड विंडोज एंड ऑल दिस थिंग, बिकॉज ऑफ द सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल. जैसे अगर कोई रेत का टीला है एक डेजर्ट में, आज आपने देखा तब उसकी हाइट कुछ थी. एक माउंटेन जो आपको पिक्चर में यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट इज नॉन लिविंग. आज उसकी हाइट कुछ है, कुछ सालों के बाद बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट उसकी हाइट बढ़ सकती है, ओके. तो इसकी सरफेस एक्यूमुलेशन की वजह से, या उसके ऊपर आइसबर्ग्स वगैरह अगर जमा हो गए तो उसकी भी हाइट इस वजह से बढ़ सकती है, ओके. तो ऐसी ग्रोथ पॉसिबल है. तो आप ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते. हाँ, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज फाइन, लेकिन it is not a defining property of the living organism, okay. So लेकिन डिफरेंस क्या है? इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड. मैंने पहले ही अभी रेत के टीले की बात की, इस माउंटेन की बात की. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो है फ्रॉम विद इन, दैट इज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ग्रोथ हो रही है, दैट इज इंटरनल ग्रोथ. बाहर से कुछ चीज आके जमा नहीं हो रही है. लेकिन जो नॉन लिविंग है उसमें ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड होती है, ओके. इट इज फ्रॉम आउटसाइड इन द नॉन लिविंग. जैसे अभी ये माउंटेन है, तो ऑन दिस माउंटेन अगर आइस या स्नो फॉल होता है, ओके, तो वो वहां पे जमा हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा? सीधी बात है, उसकी वजह से इसकी माउंटेन की साइज बढ़ेगी, हाइट बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ओके. दैट इज, बट इट इज फ्रॉम आउटसाइड, इट इज नॉट इंटरनल, ओके. सो ये डिफरेंस है दोनों तरह की ग्रोथ में, दैट इज यू कैन से लिविंग एंड नॉन लिविंग की ग्रोथ में. Next is a reproduction. So it is the production of progeny having features similar to those of parents, okay. तो ये जो reproduction यहाँ पे हो रहा है, okay, ये actually है क्या? So the organisms, the mature adult organisms are actually reproducing their carbon copies, okay. If it is a particular type of reproduction, then they are producing progenies having almost similar features to their parents. See, अब हमें लगता क्या है, हम तो हमारे पेरेंट जैसे 100% लगते नहीं है, तो उसको रिप्रोडक्शन माना जाए कि ना माना जाए? यस, दिस इज अ क्वेश्चन. लेकिन उसका डिस्कशन जो है दैट इज बियॉन्ड दिस चैप्टर, वो बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन बाकी फीचर्स तो वही है ना. मतलब अगर एक रोज का प्लांट है, वो रिप्रोड्यूस करता है, तो उसमें से रोज ही बनता है, उसमें से हिबिस्कस मतलब के जासूद नहीं बनता है. अगर कोई ह्यूमन रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी प्रोजेनी ह्यूमन ही होती है, कोई और एनिमल वहां से प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ओके. सो सिमिलर, हैविंग द सिमिलर फीचर्स. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस by two means, that is asexually and sexually, okay. तो asexual and sexual reproduction, इसमें क्या डिफरेंस है? So you can see asexual reproduction, तो only one parent is involved, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक parent involved है, and it is going to produce its own progeny. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया, you can see it is the real photograph of the bacteria which is reproducing, okay. binary fission यहाँ पे हो रहा है, okay. You can observe on the cursor, binary fission यहाँ पे हो रहा है, और एक में से 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं, okay. तो that is asexual reproduction. This is the image of yeast, okay. तो एक yeast, ये जो बड़ा वाला है, उसमें से ये नया yeast बन रहा है, okay.
तो दिस इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल, यहाँ पे कोई दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन। सो नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? तो एक सेल एक ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करता है, एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करता है, कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, तो सेपरेट ऑर्गेनिज्म के जैसे एक सेल बिहेव कर रहा है एंड दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो आप उसको उसकी ग्रोथ भी बता सकते हैं, बिकॉज ग्रोथ की डेफिनेशन क्या थी? तो ग्रोथ की डेफिनेशन थी इंक्रीज इन नंबर। सी, ये जो एक बैक्टीरिया है, बहुत सिंपल से समझाता हूं, ये जो एक बैक्टीरिया है ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें से एक दूसरा बैक्टीरिया भी बनेगा। लेकिन हुआ क्या, एक ये खुद और ये के दूसरा, मतलब दो बने। अब ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे तो दो में से चार बनेंगे। तो ग्रोथ की डेफिनेशन के हिसाब से इंक्रीज इन नंबर तो ग्रोथ भी कहलाएगी है, और ग्रोथ करने के लिए इन्होंने क्या किया है? तो रिप्रोडक्शन किया है, तो ये रिप्रोडक्शन भी कहलाएगा। ओके, सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, बिकॉज इनके लिए एक ही प्रोसेस काम करती है, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो विद इन द स्पीसीज होना चाहिए। ओके, मतलब रोज है तो रोज के दो प्लांट के बीच में रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ओके, कोई इंसेक्ट है तो उन इंसेक्ट के मेल और फीमेल के बीच में रिप्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास दो डिफरेंट पेरेंट होने चाहिए, वन हैज टू बिहेव लाइक अ मेल एंड वन हैज टू बिहेव लाइक अ फीमेल। दोनों अलग होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ, ओके, तो कुछ और क्रिएशंस हो सकते हैं। फाइन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में क्या बताया है? मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हुए भी, सी, ओके, मेरे वर्ड्स के ऊपर एम्फेसाइज करना, रिप्रोडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म लिविंग होने के बावजूद देन ऑल्सो दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग। तो क्या हम उसको नॉन लिविंग बताएंगे? नॉट एट ऑल। रीजन इज दे आर फुलफिलिंग ऑल द अदर क्राइटेरिया। बाकी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर देते हैं। दैट्स वाई आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है वो नॉन लिविंग है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे मोल्स। ओके, तो जो मोल्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, किससे प्रोड्यूस होते हैं? तो मोल्स जो प्रोड्यूस होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी। इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करने की वजह से मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये रेस्पायर भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, इनका मास बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, फिर भी ये लिविंग तो कहलाएंगे। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है, दैट इज वर्कर बीज। ओके, एंड द हनी बी कम्युनिटी, वर्कर बीज जो रहते हैं, ओके, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो लिविंग तो है। तीसरा है इनफर्टाइल ह्यूमन। ओके, इनफर्टाइल मेल और फीमेल, तो वो भी लिविंग तो है। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो क्या वो नॉन लिविंग है? नॉट एट ऑल। हेंस, तो इसका मतलब एक्सेप्शन यहाँ पे भी है, हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सी, सबसे पहले ग्रोथ आया, ग्रोथ इज अ प्रॉपर्टी लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कि ट्रेडमार्क नहीं है ग्रोथ। ग्रोथ इज अ प्रॉपर्टी बट इट इज नॉट अ ट्रेडमार्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन द सेम वे रिप्रोडक्शन भी एक प्रॉपर्टी है बट इट इज नॉट अ ट्रेडमार्क ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, थर्ड इज अ मेटाबॉलिज्म। so it is the sum total of all the biochemical reactions, sum total। okay, sum total का मतलब जितने भी reactions body में हो रहे हैं उन सबका हम कैलकुलेशन कर दें तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है, okay, that is you can say metabolism। ओके, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस, आगे एक बार ये वर्ड आ चुका है, केमिकल रिएक्शन शुड बी देयर।
okay, taking place inside a living system. Okay, all the biochemical reactions. Simple यहाँ पे आपको जो diagram दिख रहा है, you can observe that diagram. See, we are getting our diet. In your diet, you are having a 3 different kinds of the molecules, that is A, B and C. Okay, आपने इसको खाया है. Okay, in the digestive system it is going to be digested. और वहां पे क्या काम करेगा, तो catabolic pathway. See, these are the larger molecules. Okay, and this larger molecules are going to be converted into the smaller molecules due to the catabolism. Okay, और वहां पे during that entire process energy is also going to be produced, and some of the heat is going to be produced. Okay, ये waste होने वाला है, and this energy is going to be produced, and this energy will be utilized for your लिविंगनेस, मतलब ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सभी जगह पे यही एनर्जी आपके लिए काम आने वाली है. फाइन. और ये जो है, आफ्टर कन्वर्जन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स दे विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट काइंड ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स. जैसे डी, ई एंड एफ, यहाँ पे 3 दिखा है. सपोज आपने स्टार्च खाया है, आपने चपाती खाई और उस चपाती में स्टार्च है. ओके, इस स्टार्च का यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन होगा, और यही स्टार्च फिर आपके बॉडी में स्टोर भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन. मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन, और जो ज्यादा बचने वाला है वो सारा यहाँ पे एक रिकम्पोजिशन भी इसका होने वाला है, एंड दैट इज मेटाबॉलिज्म. तो आपने देखा 2 तरह के पाथवे हैं. पहले आपने लार्ज मॉलिक्यूल्स को ईट अप किया, दैट मीन्स यू हैव टेकन योर डाइट, they are converted into the small biochemicals, small molecules, and again they are converted into the large molecules. तो इन सबका सम टोटल जो है, इस पूरे चार्ट का जो सम टोटल है, that is called metabolism. It is the defining feature of the living organism. See, growth defining feature नहीं है. Metabolism, reproduction is not a defining feature, but metabolism is a defining feature, because none of the non-living entity is going to perform metabolism. Okay, कोई नॉन लिविंग चीज अपने आप से कोई रिएक्शन नहीं करती है. इट इज ओनली द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म which can perform this type of the conversions. Okay, एक चीज में से दूसरी चीज बनाना, एक केमिकल में से दूसरा केमिकल बनाना, it is the sole property of the living organisms. Okay, metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free systems. अब ये यहाँ पे ट्रिकी बात की है, आपके टेक्स्ट बुक में से ही ये स्टेटमेंट है. तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की मैंने अभी बात की, जो आपके बॉडी में हो रही है, मेरे बॉडी में हो रही है, किसी भी प्लांट, छोटे से छोटा बैक्टीरिया है उसमें भी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, अप टू द ह्यूमन, मतलब मोस्ट सिंपल टू मोस्ट टफ ऑर्गेनिज्म, सभी में ये होता है. ओके, तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं उसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उसको आप अलग से एक सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि सही में ऐसा होता है क्या. मतलब आप उसको बोल सकते हैं इट इज जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट आउटसाइड द बॉडी. ओके, आप उसका सिमुलेशन कर सकते हैं. ओके, फाइन. तो दिस इज कॉल्ड इन विट्रो. यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इन विट्रो. अगर यहाँ पे इन विवो वर्ड होता तो इट इज कॉल्ड इन लिविंग. इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द लिविंग बॉडी, इनसाइड द ग्लास. ओके, मतलब टेस्ट ट्यूब वगैरह में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. ओके, तो रिएक्शन तो आप बाहर बॉडी के बाहर करवा सकते हैं, लेकिन उस रिएक्शन का जो गेनिंग है वो आप यू कैन नॉट गेट दैट. ओके, तो मेटाबॉलिज्म दैट्स व्हाई इज बीइंग द वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. मतलब वो डिफाइन करता है मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका मतलब ये लिविंग ही है. ओके, देन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. ओके, यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई नॉन लिविंग मटेरियल सेल से बना हुआ नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. बिल्डिंग ब्लॉक जैसे एक दीवार होती है, एनालॉजी बनाते हैं, एक दीवार है तो दूर से दीवार लगती है, लेकिन उस दीवार के प्लास्टर को जब हम निकालेंगे तो अंदर से क्या दिखता है, ब्रिक्स. ब्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके, तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है दोज आर सेड टू बी द सेल्स.
ओके, फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिर्फ सिंगल सेल का ही है। अभी हमने देखा बैक्टीरिया का एग्जांपल, यीस्ट का एग्जांपल, अमीबा इज आल्सो वन सच एग्जांपल। ओके, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो बना तो सेल से ही है ना। ओके, सिंगल सेल is acting as entire organism, simple form. Okay, and that's why you can say it is the defining property of the living organism. फाइन, यहाँ पे दो तरह के सेल्स आपको दिखा है, इट इज द एग्जांपल ऑफ प्लांट, और वो प्लांट जो बना है दैट इज ऑफ प्लांट सेल, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग है। ये है एनिमल, और ये एनिमल सेल से बना हुआ होता है, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती है, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर चैप्टर नंबर 8 अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल्स। एंड द लास्ट वन इज अ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे हम एंड अप करेंगे बाद में। इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। मतलब एक्सटर्नल सिग्नल जो हमें मिल रहा है, जैसे विंटर आएगा तो हम किसी को बोलना नहीं पड़ता है। ओके, नेचर आके बताती नहीं है कि अभी विंटर आया है, अब आप अपने गर्म कपड़े निकालिए, उसको पहनिए। ओके, हम खुद डिसाइड करते हैं, हाँ मुझे ठंड फील हो रही है तो मुझे स्वेटर पहनना पड़ेगा, दैट इज एनवायरमेंटल स्टिमुलस। बारिश हो रही है, मैं बाहर भीगना नहीं चाहता हूं तो मैं घर में ही रहूंगा, दैट इज एनवायरमेंटल स्टिमुलस। एक कुत्ता अपने पीछे भाग रहा है, ओके, तो मुझे क्या करना है, दैट इज एनवायरमेंटल स्टिमुलस। ओके, सो वी रिस्पॉन्ड टू दैट। अभी समर चल रहा है, घर पे एसी या फैन फुल पे चल रहे हैं, द रीजन इज एनवायरमेंटल स्टिमुलस। तो किसी चेयर को पता नहीं चलेगा, किसी टेबल को पता नहीं चलेगा कि अभी गर्मी चल रही है तो अभी एसी ऑन करना चाहिए, बिकॉज उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इट इज नॉट हैविंग एनी ऑफ द सेंस, कॉन्शियसनेस इज दैट। ओके, तो ह्यूमन और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया ही क्यों नहीं, लेकिन उसके पास कॉन्शियसनेस है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हो सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, जो मैंने डॉग का एग्जांपल आपको बताया, ऐसे ही केमिकल्स भी, एंड पॉल्यूटेंट्स। ओके, पॉल्यूशंस की वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं, तो ये भी एक एनवायरमेंटल स्टिमुलस ही, और उसके सामने हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ओके, हमारा बॉडी नेगेटिवली रिस्पॉन्स करता है पॉल्यूटेंट्स के सामने। ड्रग्स मतलब मेडिसिन, उसके सामने हमारा बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने की वजह से हमारा बॉडी फिर सिंक्रोनाइजेशन करना शुरू कर देता है, अच्छे से फंक्शन करना शुरू कर देता है। सो इन दैट वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग कॉन्शियसनेस. All organisms are aware of their surroundings, so it is the defining property of the living organism. अपने आसपास क्या हो रहा है वो सभी organism को पता है, that's why this is the defining property of the living organism. तो 5 प्रॉपर्टी आज आपने पढ़े हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। इन पांचों में से पहली जो दो वाली है, दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दे आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, मतलब ये ट्रेडमार्क नहीं है उनका। ट्रेडमार्क प्रॉपर्टीज क्या क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो जस्ट वी आर गोइंग टू समराइज। मेटाबॉलिज्म इज अ ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी, एंड कॉन्शियसनेस इज अ ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये 3 ट्रेडमार्क प्रॉपर्टीज है। ओके, लेकिन ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, क्विक रिस्पॉन्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, तो जैसे आपने डिसाइड किया आफ्टर 10th के बी ग्रुप में जाना है, ओके, तो दैट इज योर कॉन्शियसनेस। ओके, मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर ये सिर्फ ह्यूमन के पास है। ओके, दैट्स व्हाई यू कैन से ह्यूमन इज अ ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो सीखते रहते हैं। ओके, वो देखते रहते हैं। हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हमें पता रहता है, if we have learned a particular process, if we know that यहाँ पे danger है, then we will not move there once again. That is called self consciousness. Okay, so in that way यहाँ पे हम अपने आज के सेशन का एंड अप करते हैं। होप you have learned the topics very well. Okay, we have completed one topic today. Okay, the properties of the living organism, and these properties are you have to remember, and you have to prepare well for this, because यहाँ से भी silly type के लेकिन MCQ possible हो सकते हैं।
Thank you, everybody. I am ending over here.